हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटी कैंसर ड्रग। आज हम उसका 4th पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कैंसर के बारे में जाना था, फिर हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने पार्ट 2 के अंदर हमने जो हार्मोनल थेरेपी वाली ड्रग थी जिनमें 5 सब क्लास थी उनके बारे में पढ़ा था। फिर पार्ट 3 के अंदर हमने एल्केलाइटिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था और एंटी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग जितनी भी एंटी कैंसर की क्लास है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो ड्रग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 2 ही ड्रग आती है, एक आती है सिस्प्लेटिन, दूसरी आती है कार्बोप्लेटिन। अब पहला जो क्वेश्चन आएगा इस क्लास के अंदर तो वो यही रहेगा कि कौन सी एंटी कैंसर ड्रग जिसके अंदर मेटल रहता है, तो वो है सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन। कौन सा मेटल रहता है, तो प्लेटिनियम रहता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एल्केलाइटिंग एजेंट का मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था वैसा ही इसका रहता है। ये क्या करेगी ड्रग, ये अटैच हो जाएगी एल्काइल ग्रुप ऑफ डीएनए बेस पर। फिर उसके बाद जो डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको ये रोक देगी, और उसी के साथ ये जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसको भी ये ड्रग रोक देगी। तो इसका सिंपल सा ही मैकेनिज्म एक्शन है, आपको इतना ही याद रखना है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दूसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी, तीसरा नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग इंपॉर्टेंट है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ऑटोटॉक्सिसिटी। तो मैंने अभी तक जितनी भी आपको कैंसर की ड्रग के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, तब वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया है। अब मैं इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी अदर ड्रग के अंदर नहीं रहता, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। बाकी सभी एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट कॉमन रहते हैं, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कौन सी एंटी कैंसर ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है, तो वो सिस्प्लेटिन। और नोजिया वोमिटिन पूछे तो भी सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास का नाम है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। तो इसके अंदर 3 सब क्लास है। पहली है वो है एंथ्रासाइक्लिन, दूसरी है वो एक्टिनोमाइसिन, तीसरी है मिसलेनियस। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कौन सी एंटीबायोटिक किस क्लास के अंदर आती है। तो जैसे कि एंथ्रासाइक्लिन के अंदर 2 एंटीबायोटिक आती है, वो है डॉक्सोरुबिसिन, दूसरी है ड्यूनोरुबिसिन। तो ये एंथ्रासाइक्लिन क्लास की है और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो एक्टिनोमाइसिन है। इसके अंदर ड्रग आती है डेक्टिनोमाइसिन, इसी का दूसरा नाम है एक्टिनोमाइसिन डी। इसके बाद सेकंड जो ड्रग है उसका नाम है प्लिकामाइसिन, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मिसलेनियस क्लास है, इसके अंदर मिटोमाइसिन आती है और ब्लियोमाइसिन आती है। तो ये सारी ड्रग इंपॉर्टेंट है, इन सब ड्रग का नाम आपको याद रहना चाहिए और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे एंथ्रासाइक्लिन क्लास की जो एंटीबायोटिक है उसके बारे में। तो इसके अंदर 2 ही ड्रग है, डॉक्सोरुबिसिन, ड्यूनोरुबिसिन। अब हम इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करेगी, ये डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देगी, और फिर ये डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस में ये इंटरफेयर करती है, और डीएनए के फंक्शन के साथ भी ये इंटरफेयर करती है। तो आप देखो ये डीएनए के बेस पेयर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है। दूसरा जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो है ये ड्रग इनहिबिट करेगी टोफो आइसोमेरेज 2 को। अब ये टोफो आइसोमेरेज 2 क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है। जैसे कि डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है, वैसा का वैसा टोफो आइसोमेरेज 2 का भी काम वैसा ही रहता है। तो ये उस एंजाइम को भी ये इनहिबिट करेगी। इसके बाद जो इसका तीसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि ये फ्री रेडिकल जनरेट करती है, और वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, जो सेल होती है उसके मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो पहला आपको डीएनए वाला याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का एक साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ये ओनली एंटी कैंसर ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट रहता है कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो हमने अभी सिस्प्लेटिन पढ़ा था, उसमें क्या था, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और वोमिटिंग और न्यूरोटॉक्सिसिटी, और इसका क्या साइड इफेक्ट है, कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो मैं यहाँ पे साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उस क्लास का नाम है एक्टिनोमाइसिन। तो एक्टिनोमाइसिन के अंदर 2 एंटीबायोटिक आती है, एक है एक्टिनोमाइसिन डी जिसको हम डेक्टिनोमाइसिन बोलते हैं, और दूसरी जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है प्लिकामाइसिन।
अब ये जो एंटीबायोटिक है इसके अंदर 2 साइक्लिक पेप्टाइड रहती है जो अटैच रहती है फिनोक्साजीन से। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक पेप्टाइड एंटीबायोटिक है। इसके बाद ये एंटीबायोटिक अपने को मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन पैरावुलस। अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है विलियम्स ट्यूमर के अंदर, जो किडनी के ऊपर ये ट्यूमर होती है, तो वहाँ पे ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो ये भी एंटीबायोटिक स्ट्रांगली और रिवर्सिबली बाइंड होती है डीएनए के ऊपर, फिर ये इंटरफेयर करती है जो आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस है उसके साथ ही इंटरफेयर करेगी। तो आरएनए नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है बिलियोमाइसिन। ये मिसलेनियस के अंदर हमने पढ़ी थी। तो बिलियोमाइसिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। तो इससे पहले हमने जो एक्टिनोमाइसिन पढ़ी थी वो थी पेप्टाइड एंटीबायोटिक, बट ये है ग्लाइकोपेप्टाइड। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 2 ही एंटीबायोटिक ग्लाइकोपेप्टाइड है, एक है वैनकोमाइसिन, दूसरी है बिलियोमाइसिन। वैनकोमाइसिन हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे अपनी क्लास आएगी एंटीबायोटिक के ऊपर वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बिलियोमाइसिन, ठीक है। ये अपने को मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेर्टिसिलस। अब ये वेर्टिसिलस याद रहे तो ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, बट अपने पास एविडेंस है, उससे हमें पता चला है कि ये इनहिबिट करती है डीएनए सिंथेसिस को भी और आरएनए सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी, मतलब तीनों को इनहिबिट करती है। तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे नहीं पूछते। इसके बाद ये एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो एक साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट का नाम है पुल्मोनरी फिब्रोसिस। तो ये एग्जाम पर्पज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी एंटीबायोटिक का रहता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसका नाम है विनका एल्कोलॉइड्स। तो ये विनका प्लांट है, उससे अपने को एल्कोलॉइड्स मिलते हैं। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है तो वो यूज की जाते हैं एज ए एंटी कैंसर। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट का नाम क्या है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। तो ये यूज की जाते हैं ब्लड कैंसर के अंदर, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। स्पेशली जो बच्चों में जो ल्यूकेमिया होता है वहाँ पे ये ड्रग यूज की जाती है। और ये जो ड्रग है ये एम फेज को अरेस्ट कर लेती है, जो सेल साइकिल के अंदर एम फेज रहती है उसको अरेस्ट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीमायोटिक बोलते हैं। अब ये अपने को प्लांट से निकलता है। अब उस प्लांट को हम बोलते हैं पेरीविंकल प्लांट बोलते हैं, या फिर इसका बायोलॉजिकल नेम है कैंथरैंथस रोजियस, जिसको विनका रोजियस बोलते हैं। वैसे भी हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, अभी आप बस ये नाम याद रखो, अगर याद रहे तो ठीक है। एज ए हम फार्माकोलॉजी में इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे और साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो ये जो विनका है इसका साइड इफ़ेक्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो यही एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट रहता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। आपको पता है आइसोनियाजाइड एक ड्रग थी एंटी टीबी में, उसका भी साइड इफ़ेक्ट रहता था पेरीफेरल न्यूरोपैथी, और इसका भी रहता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो ऐसे कोरिलेट करके आप पढ़ा करो, बाकी ये साइड इफ़ेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे विनका का। तो ये जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है ये बाइंड होती है ट्यूबुलिन के ऊपर, फिर ये क्या करेगी, ये इनहिबिट करेगी पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन, जिससे क्या होगा, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं वो रुक जाएंगे। तो फाइनली अपना सेल डिवीजन नहीं होगा, जो एम फेज है जिसमें सेल डिवीजन होता है वो एम फेज अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा। अब ये ट्यूबुलिन क्या रहती है, तो आपको पता है जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम बनते हैं। अब उस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए ट्यूबुलिन बनती है जो सेपरेट किया जाता है। तो ये सेल डिवीजन के अंदर आपने सुना होगा। अगर आपको नहीं पता ये ट्यूबुलिन के फंक्शन वगैरह तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अच्छे से आपको ये बता दूंगा। अब हम देखेंगे कि विनका के अंदर रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है, मतलब जो सेल होती है कैंसर सेल उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है विनका के अगेंस्ट। कैसे आता है, तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है, वो है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। अभी जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये सेल के ऊपर रहते हैं। इस ग्लाइकोप्रोटीन एक कैरियर है, इस कैरियर से जो ये ड्रग अंदर ट्रांसफ़र होती है सेल के अंदर, तो इसके अंदर कुछ म्यूटेशन टाइप का हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उस क्लास का नाम है टैक्सोल। तो इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है पैक्लीटैक्सेल, दूसरी आती है डेक्सीटैक्सेल, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये ड्रग भी मायोटिक इनहिबिटर है, ये भी
एम फेज को रोक देती है जो सेल डिवीज़न का रहता है। ये जो पैक्लीटैक्सेल ड्रग है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। उसके बाद दूसरे कैंसर भी है, लंग्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कपोसी सरकोमा, इन सब में यूज़ की जाती है, बट ब्रेस्ट कैंसर इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगी, तो इसकी भी टारगेट साइट क्या रहती है, ट्यूबिलिन रहती है, बट ये ट्यूबिलिन को स्टेबलाइज करेगी और इनहेंस करेगी पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबिलिन। विनका थी जो हमने पढ़ी अभी, विनका क्या करती है, पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है, बट ये पॉलीमराइजेशन को इनहेंस करती है, जो ट्यूबिलिन का पॉलीमराइजेशन होता है उनको, तो ये एक्सेस में पॉलीमराइजेशन कर लेती है। तो इतना ही मैकेनिज्म एक्शन आपको याद रखना है। साइड इफेक्ट इसका वैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें विनका के केस में याद रखना है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसका नाम है एंजाइम। उसके अंदर जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है एल एस्पारजिनेज। अब ये लास्ट ड्रग है, इसके बाद अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एल एस्पारजिनेज एक एंजाइम है जो अपने को मिलता है ई कोलाई से, जिसको बोलते हैं इस्चेरिया कोलाई, एक बैक्टीरिया से मिलता है। अब इस एंजाइम का रोल क्या रहता है, जो अपने बॉडी में एक अमीनो एसिड रहता है जिसका नाम रहता है एल एस्पारजीन। इस अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है ये एंजाइम। किस में करता है, तो ये एल एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया में इसका मेटाबॉलिज्म करता है। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे कि ये कैंसर में कैसे यूज होता है। तो जो कैंसर की सेल रहती है उसको ग्रो करने के लिए एल एस्पारजीन चाहिए। तो जो नॉर्मल सेल रहती है वो सेल क्या करती है, वो तो अपने डाइट से एल एस्पारजीन ले लेगी और खुद ही बना देती है एल एस्पारजीन को, बट जो कैंसर सेल है उसको बाहर से चाहिए एल एस्पारजीन। तो जब हम ये ड्रग देंगे एल एस्पारजिनेज, वो क्या करेगी, इस एल एस्पारजीन का मेटाबॉलिज्म कर लेगी एल एस्पार्टिक एसिड और अमोनिया में। तो फाइनली इस अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी कैंसर सेल के अंदर। जैसे कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा सेल ग्रोथ का, जिससे फाइनली क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी सेल की, मतलब सेल डेथ हो जाएगी। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एल एस्पारजीन अमीनो एसिड कैंसर सेल को चाहिए, क्योंकि वो बना नहीं सकती, उसको बाहर से चाहिए। तो बाहर से इसको मिलता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर लेगा ये एंजाइम। तो फाइनली उसको ये अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो सेल जिंदा नहीं रह पाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये एल एस्पारजिनेज कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर, जिसको ALL बोलते हैं। तो इसकी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखेंगे एंटी कैंसर ड्रग के, जो ज़्यादातर सभी एंटी कैंसर ड्रग के अंदर देखे जाते हैं। पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है बोन मैरो सप्रेशन। तो आपको पता है बोन मैरो का रोल रहता है WBC बनाना, RBC बनाना और प्लेटलेट्स बनाना। तो जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा तो इन तीनों सेल का काउंट कम हो जाएगा। जब इन तीनों सेल का काउंट कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं पिनोसाइटोपिनिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पिनोसाइटोपिनिया किस ड्रग का कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, वो रहता है एंटी कैंसर का। तो क्यों होता है पिनोसाइटोपिनिया, क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। तो ज़्यादातर ये साइड इफेक्ट देखा जाता है एल्केलाइटिंग एजेंट और एंटी मेटाबोलाइट वाली ड्रग के अंदर। इसके बाद जो अगला साइड इफेक्ट है वो ये है कि अपने बॉडी में जो फास्टली मल्टीप्लाई करती है जो सेल, उस सेल के ऊपर भी ये एडवर्सली इफेक्ट करती है एंटी कैंसर ड्रग। जैसे कि अपने हेयर की जो फॉलिकल सेल रहती है उसके ऊपर एंटी कैंसर ड्रग एडवर्सली इफेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, हेयर ग्रोथ होना रुक जाएगा। जब हेयर ग्रोथ नहीं होगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया। तो आपने देखा होंगे कैंसर के जो पेशेंट रहते हैं उनके बाल नहीं रहते हैं, उसका रीज़न रहता है ये वाला, हाईली एडवर्स इफेक्ट करती है हाईली मल्टीप्लाई सेल के ऊपर। इसी तरह जो अपने स्पर्म बनाने वाली जो सेल रहती है वो भी सेल फास्टली मल्टीप्लाई करती है, तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस रोक देती है ये ड्रग। तो इसीलिए स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। इसी तरह फीमेल के अंदर ओवम नहीं बनेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फीमेल स्टेरिलिटी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है फीमेल के अंदर वो भी रुक जाएगी। और जब कीमोथेरापी दी जाती है तो इनिशियली 2-3 दिन उस पेशेंट के अंदर नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जब कीमोथेरापी दी जाती है, रेडियोथेरापी दी जाती है, तब पेशेंट के बॉडी के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। और सीरोटोनिन आपको पता है ये 5-HT3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है। ये 5-HT3 आयन चैनल रिसेप्टर रहता है, हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें आगे। तो जब 5
ST3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये वोमिटिंग एंड नोजिया कॉज करता है। तो क्वेश्चन ये आएगा एग्ज़ाम में कि कैंसर की वजह से, एंटी कैंसर ड्रग की वजह से जो नोजिया वोमिटिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो हम देंगे 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्यों देंगे, क्योंकि इस सेरोटोनिन की वजह से ये नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो इसीलिए कौन सी ड्रग देंगे, ओंडोस्टेरोन। ये ओंडोस्टेरोन आपने नाम सुना ही होगा, और ये ग्रेनिस्टेरोन। तो ये ड्रग दी जाती है कैंसर के पेशेंट के अंदर जो नोजिया वोमिटिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो एंटी कैंसर के ड्रग के अंदर देखे जाते हैं। अब हम सेलेक्टिव साइड इफ़ेक्ट देखेंगे जो पर्टिकुलर ड्रग के साथ ही देखे जाते हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड। वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है हीमोरेजिक सिस्टिक, जो एक्रोलिन उसका मेटाबोलाइट बनता है उसकी वजह से रहता है। इस साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए हम जो ड्रग देते हैं साइड में, वो देते हैं मेसना, जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। इसके बाद है बिलियोमाइसिन। तो इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है पुल्मोनरी फिब्रोसिस। इसके बाद सिस्प्लेटिन का साइड इफ़ेक्ट रहता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, और एक और रहता है वो रहता है नोजिया वोमिटिंग। इसके बाद है डॉक्सोरिबोसिन का रहता है कार्डियोटॉक्सिसिटी, विनक्रिस्टिन का रहता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मीथोट्रेक्सेट का रहता है अपना बोन मेरो सप्रेशन जो भी हमने पढ़ा। इसके बाद एल एस्पारजिनेज एंजाइम है, इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है ब्लीडिंग और पैनक्रियाटिस, पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये सेलेक्टिव साइड इफ़ेक्ट है। तो हमने सेलेक्टिव साइड इफ़ेक्ट और कॉमन साइड इफ़ेक्ट सारे देखे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से ही आते हैं। अब हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग देखेंगे, जो सेल साइकिल के किस फेज पे अफेक्ट करती है ड्रग। जैसे कि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एम फेज को अरेस्ट करने वाली ड्रग कौन सी है, तो आपको मैंने बताया था विनका और टेक्सोल वाली ड्रग। वो सारी ड्रग क्या करती हैं, एम फेज को अरेस्ट करती है, जिसके अंदर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टेक्लीटेक्सेल ये सब ड्रग आती है। इसी तरह फिर क्वेश्चन आता है कि जो एस फेज को अरेस्ट करने वाली ड्रग कौन सी रहती है, तो जितनी भी एंटी मेटाबोलाइट वाली ड्रग है, जिसमें हमने मीथोट्रेक्सेस पढ़ी थी, प्यूरिन एंटागोनाइज वाली, पैरिमिडिन एंटागोनाइज वाली, वो सारी ड्रग आती है ये एस फेज को अरेस्ट करने वाली ड्रग में, एस फेज को अरेस्ट करती है। इसके बाद G2 फेज को अरेस्ट करने वाली ड्रग है बिलियोमाइसिन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फाइनली हमने कैंसर को अच्छे से पढ़ा, सारी ड्रग के बारे में पढ़ा, सभी क्लास के बारे में पढ़ा, सारे साइड इफ़ेक्ट देखे। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें सारी मैंने कवर कर ली है। और आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।